हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ और टॉपिक हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रहेगा। तो देखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एग्ज़ाम में आपके सामने आया है और आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे ताकि आपके मार्क्स आएँ फुल बाय फुल, एक भी नंबर एग्जामिनर आपका काट ही ना पाए, अच्छे से अच्छे नंबर आपको दे। तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, एक चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, हो सकता है आपको जो पोएम की लाइन या प्ले की लाइन या स्टोरी की लाइन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए दी गई है वो आपको पहचान में नहीं आ रही। ठीक है, किसी ऐसे की लाइन दे दी सपोज़, वो आपको पहचान में नहीं आ रही, राइटर आपको याद नहीं आ रहा है या आप उन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आप क्या करें, उस सिचुएशन में आप करें। एक चीज़ तो आपने गांठ बांध लेनी है मेरी कि एग्ज़ाम के अंदर इस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कभी भी अनअटेम्प्ट तो छोड़ना ही मत, यानी अटेम्प्ट तो ज़रूर करके आना है, इसको तो आपको सॉल्व ज़रूर करके आना है। वो कैसे करके आना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना, किसी ऐसे की लाइन, पोएम की लाइन, प्ले की या स्टोरी की लाइन आपके पेपर में आ गई और आपको समझ में नहीं आ रही कि भाई मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन सा वर्क है, कौन राइटर है, कोई बात नहीं। कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो आप अगर लिखेंगे, हाँ आपको पहचान नहीं हो पा रही है, वो आप लिखेंगे तो हो सकता है कि फुल मार्क्स आपको उस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिले, लेकिन इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि आपको मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे। तो ज़रूर देखना इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक पूरे ध्यान से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर ने रख दिया, कुछ लाइन्स आपको दे दी। ठीक है, वो लाइन्स पोएम की हो सकती हैं, प्ले की हो सकती हैं, स्टोरी की हो सकती हैं, कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई भी लाइन्स आपके सामने रख दी। अब सवाल आया, स्ट्रक्चर आपको कौन सा फॉलो करना है ना, किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जो लाइन्स आपके सामने है ना, उन लाइन्स का पहले आपको लिखना है रेफरेंस। पहले आप सिर्फ पॉइंट्स पर ध्यान दो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है, फिर कंटेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्रिटिकल कमेंट। इन पॉइंट्स के अंदर आपको क्या क्या मटेरियल डालना है। ठीक है, अब देखो, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का अलग अलग हेडिंग बनाने के बजाय रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर दो। जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करोगे ना, सॉरी ये पेन का थोड़ा सा इशू है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने कर दिया, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने कर दिया तो आप लाइंस जो है थोड़ी सी बढ़ा देना। लेकिन आपको क्या क्या, मैंने ये अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लाइंस हैं जो सिर्फ रेफरेंस से रिलेटेड होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ लाइंस हैं जो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए इनके पॉइंट्स मैंने अलग अलग बनाए हैं। ठीक है, तो माइंड के अंदर एम्बिग्यूटी मत लेकर आना। अगर आप अलग लिखना चाहते हो तो अलग लिख दो, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर अलग नहीं लिखना चाहते, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन आपने देखा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ना, तो अपन एक साथ अगर लेकर चलते हैं ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, तो वो बेटर इंप्रेशन डालता है। मैंने मेरे एग्जाम्स के अंदर हमेशा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही लिखा है, मैं मेरा बता सकती हूँ, और यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छे मार्क्स मैंने लिए, मतलब थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर हूँ। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अपन आप पर लिखते हैं तो कौन कौन सी लाइन्स जो है वो अपन को फॉलो करनी है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए ज़रूरी है पहले हम रेफरेंस देखते हैं कि रेफरेंस में अपन को क्या डालना है। ठीक है, लाइन्स आपके सामने हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना है नेम ऑफ द वर्क। सबसे पहले आपको पहचान होगी, आपने पढ़ा है, आपने पहचान लिया, वर्क का नाम आपको ध्यान आ गया, तो आपने यहाँ रेफरेंस के अंदर नाम लिखना है उस वर्क का, फिर जिसने लिखा है उसके बारे में लिखना है, और उन लाइंस को बोलने वाला कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जिस ऑथर ने लिखी है ऑथर ही यहाँ स्पीकर है। ठीक है ना, स्पीकर कोई दूसरा भी हो सकता है, तो आपने वो भी मेंशन करना है रेफरेंस में। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगी, इसकी पूरा एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी। ठीक है, पहले आप छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, क्योंकि एकदम से है ना छलांग मार के अगर चढ़ोगे तो गिरने का डर रहता है, तो अपन सीढ़ी से चढ़ते हैं, एक एक स्टेप आगे चलेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे आप, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लाइन्स आपके सामने आई हैं उन लाइन्स में क्या हुआ है, वो लाइन्स जहाँ से उठाई गई हैं वहाँ पर क्या हुआ है, समझ गए मेरी बात। यानी किसी पोएम के अंदर से कोई लाइन ले ली, स्टोरी में से, ऐसे में से ले ली, वहाँ पर हुआ क्या है, एक छोटा सा आप
दे दो, हाँ मतलब 2 लाइन का बता दो, ताकि एग्जामिनर को ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई पढ़कर आया है, तैयारी करके आया है अच्छे से, इसे मालूम है कि क्या हुआ है कहानी में, क्या हुआ है इस पोएम के अंदर, किस मोमेंट की बात हो रही है, ये कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, लिखना कैसे ये आगे बताने वाली हूँ आपको। अब बात आई एक्सप्लेनेशन की। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दोनों को आपने मिला दिया, ठीक है, 1 2 3 लाइन्स आपकी ये हो गई ना। एक लाइन हो गई वर्क के नाम की, दूसरी हो गई ऑथर के नाम की, तीसरी हो गई कि हाँ जी स्पीकर ये है। 3 लाइन हो गई। कहानी में, पोयम में, या जो आपके सामने लाइंस आई हैं, उन लाइंस का जो वर्क है ना, उस वर्क के अंदर क्या हुआ है, 2 लाइन आप यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, यानी अप्रोक्स 5 to 6 लाइंस का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन पर आ जाओ। आपके सामने 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन जो भी आई है एग्जाम के अंदर, उन लाइंस को कोशिश करो एक्सप्लेन करने की, वो भी बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। आप अपनी ग्रामर को थोड़ा सा एनहांस करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सीखो, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख दो। ठीक है, घबराओ मत, टेंशन मत लो। ग्रामेटिकली करेक्ट जो करने की बात आती है ना, उसमें थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, क्योंकि ग्रामर कई बार क्या है बच्चों की थोड़ी वीक रहती है, तो उनको ये टेंशन होती है कि यार मेरे को ग्रामर तो अच्छे से आती नहीं, कैसे लिखूंगा। डोंट वरी, एग्जाम के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ ना करने से बेहतर होता है करना, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, पॉइंट को समझो कि कुछ नहीं करने से बेटर है कि कुछ करके आए। इसका मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक बेशक आप करो, लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तो जो लाइंस आपके सामने हैं उन लाइंस को आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बात करूंगी जो स्टूडेंट्स किसी रीज़न से उस वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ऑथर को नहीं पहचान पाए, लाइंस को नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और उन्हें करना भी है। क्योंकि देखिए, सपोज आपका ये क्वेश्चन मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को साथ में लेकर चलती हूँ। देखो, किसी एक यूनिवर्सिटी से ना तो मैं बिलोंग करती हूँ, ना ही किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं काम करती हूँ। ठीक है, तो कोई भी, वैसे चाहे मैं किसी भी स्पेसिफाई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हूँ, बट मैं यहाँ यूट्यूब पे किसी एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सभी को लेकर चल रही हूँ। मैंने यहाँ पे अंदाजे से बताया आपको कि 10 मार्क्स का आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का एक क्वेश्चन आया है सपोज। ठीक है, आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ही नहीं, आपको 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे? ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0। ठीक है, आपको ये आपकी सिचुएशन कब हुई? जब आपने उन लाइंस को नहीं पहचाना, ऑथर को नहीं पहचाना, आपने उन लाइंस की एक्सप्लेनेशन को नहीं समझा, आपने सोचा कि यार समझ में तो आ नहीं रहा, करते ही नहीं है, तो 0 हो गया ना। लेकिन मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ आज। वो लाइंस अगर आप लिख के आएंगे ना, गारंटेड 10 में से आप 5 मार्क्स तो लेंगे ही लेंगे। तो आप मुझे बताइए कि 0 ज़्यादा सही है या ये 5 ज़्यादा सही है ना। तो मैं सिंपल तरीके से आपको ये समझाने वाली हूँ, बस पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहना। एक एक चीज़ को छोटा छोटा, जैसा अपन क्लासरूम में करते हैं ना। अब क्लासरूम में मेरे पास लिमिट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ आप मुझे हज़ारों सुन रहे हैं, तो मैं आप सब तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मार्क्स, ये मान के चलिए, बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेकर आते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आप लोग भी उसी तरह से पेपर को अटैम्प्ट करके आएँ जैसे वो बच्चे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं जो मुझसे क्लासरूम में पढ़े हैं। तो स्टार्ट करें। हमने रेफरेंस कर लिया, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर ली, हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया। ठीक है, अब मेन बात आती है हमारे नॉलेज के टेस्ट की, कि बंदा कैसा है भाई, इसको नॉलेज कितनी है। नॉलेज पता चलती है आपकी लिटरेरी डिवाइस से, ये आपका 4th पॉइंट होता है। एटलीस्ट 2 लिटरेरी डिवाइसेस तो आप मेंशन करो ही करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आफत हो गई, क्या कि लिटरेरी डिवाइस आपको पहचान में नहीं आ रही है भाई। ठीक है, आसान से आसान मैंने आपको बता रखी है। वैसे तो पोएम की बात करें तो अपन एलिट्रेशन है, पोएम की बात करें तो इमेजरी तो होती है। पोएम जो है क्या? पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स पर तो बेस्ड है ही है। फीलिंग्स पर बेस्ड है तो कुछ ना कुछ इमेजिन किया होगा, तो इमेजरी लिख सकते हो। अलिट्रेशन आपको पहचान करवाने अच्छे से सिखा रखी है। चलो छोड़ दो सारी चीज़ कि आपको नहीं समझ में आ रहा आपने क्या लिखना है, तो लिटरेरी डिवाइस के अंदर आपने 2 डिवाइस लिखनी है। कौन सी 2 डिवाइस लिखनी है? वो 2 डिवाइस जो है वो आप इमेजरी लिख सकते हो, प्लस आप इसके अंदर अपना कोई भी छोटा सा एक कोई भी लिटरेरी डिवाइस को अच्छे तरीके से स्टडी कर लो जिसे आप पहचान सको, वो यहाँ पे मेंशन कर देना। तो एटलीस्ट 2 लिटरेरी डिवाइस यहाँ मेंशन जरूर करके आना। फिर क्रिटिकल कमेंट की बात करते हैं। तो क्रिटिकल कमेंट के अंदर आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हो कि आप इन लाइंस के बारे में क्या कहना चाहते हो, आपको क्या समझ में आया, या फिर क्या मैसेज ये लाइंस जो है वो आपको दे रही हैं, मोराल इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, या फिर इन लाइंस का क्या आइडिया है।
किस आइडिया पर बेस्ड है ये लाइन, उसमें क्रिटिकल कमेंट के पॉइंट के अंदर आप ये चीज़ें डाल सकते हो। ये तो बात हो गई हमारी किस चीज़ की, ये तो हो गई हमारी एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की। अब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या अपन को करना है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मैंने पोएम से उठा लिया और मैंने बहुत सिंपल सी पोएम ली है, क्योंकि वीडियो वॉच करने वाला बच्चा कोई 8th क्लास का स्टूडेंट भी मेरा हो सकता है, वीडियो वॉच करने वाला कोई बहुत बड़ा स्कॉलर भी हो सकता है, यानी MPhil PhD करने वाला बंदा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अपन लेके चलते हैं बिल्कुल एकदम नीचे से, ठीक है। बहुत सिंपल सी लाइन उठाई है पोएम की, सिर्फ समझाने के लिए। ये 4 लाइन्स आपके सामने और बहुत इमॉर्टल लाइन्स हैं लिटरेचर की कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत प्यारी लाइन्स हैं ये, जो 4 लाइन्स आपके सामने मैंने रखी हैं, ये आपको समझाने के लिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को एक साथ लिखें, एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, बार बार कह रही हूँ, तो इस चीज़ को नोट रखना अपने माइंड में। रेफरेंस कैसे लिखा है, देखिए ये लाइंस आपके सामने हैं, आपको मालूम है कि ये लाइंस जो हैं वो पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग से ली गई हैं। वेरी गुड, आपको याद है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपने लिख दिया सिंपल कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। क्लियर, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लो जी, आपको पोइट का नाम भी याद है, सोने पे सुहागा हो गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप ये भी जानते हैं कि एक फेमस अमेरिकन पोइट है, तो लिख दो ना, क्यों छोड़ते हो इस चीज़ को भी, लिख दो इस चीज़ को भी कि एक फेमस अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, और ये पोइट अपनी सिंपल और डीप पोइट्री के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ कहानी अलग ही हो गई, मान लो 1 मिनट के लिए, कि हम लाइन्स को पहचान ही नहीं पाए, लाइन्स कहाँ से आई हैं, ठीक है, पोएम को नहीं पहचान पा रहे हैं, पोएम का नाम जो है ना वो माइंड से निकल गया, तो क्या लिखेंगे आप, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम लिखा है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ वेल नोन पोएम, ठीक है, वेल नोन पोएम बाय, पोइट का नाम याद रह गया तो आप लिख देंगे बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपने लिख दिया। उल्टा हो गया, मान लो क्या कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का नाम तो आप भूल गए और पोएम का नाम आपको याद है, तो इसे मिटा दो। क्या लिखने वाले हैं आप, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग रिटन बाय अ फेमस पोइट, हटा दो अमेरिकन को भी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी, क्योंकि आपको याद ही नहीं है, अ फेमस पोइट नोन फॉर हिज सिंपल बट डीप पोइट्री। ये तो भैया आप लिख ही सकते हो, क्योंकि पोइट जो है सिंपल और डीप पोइट्री के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। रेफरेंस हो गया, इजी तरीके से कंटेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन्हीं लाइंस का कॉन्टेक्स्ट लिखना है, तो इन दिस पोएम द पोइट स्टॉप्स द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, हाँ, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि जाना है सोने से पहले माइल्स तक जाना है, सोने से पहले माइल्स तक जाना है, इसका मतलब काम करते रहना है, रुकना नहीं है। हम नेचर के पास में खड़ा है पोइट, एक बहुत ही नेचुरल नज़ारे का आनंद ले रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे, और वो नेचर जो है उसकी ब्यूटी जो है अट्रैक्ट कर रही है कि खड़े रहो यहीं और मुझे निहारते रहो, मेरी खूबसूरती का आनंद लेते रहो। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आ जाती हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उनको पूरी करनी है, तो ये लाइन्स उन्होंने यहाँ पर लिखी है। ये लाइन्स जो हैं ये उन्हें मेस्मराइज करा रही हैं। क्या मेस्मराइज करा रही हैं कि ब्यूटी के पास में रुक कर हमें अपनी ज़िंदगी नहीं बितानी, बल्कि इन्हें एंजॉय करने के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ भी निभानी है, ठीक है। तो इन दिस पोएम द पोइट स्टॉप्स बाय ए फॉरेस्ट कवर्ड इन ए स्नो एंड विंटर इवनिंग, ही इज मेमोराइज्ड बाय द क्वाइट ब्यूटी ऑफ द वुड्स बट रिमेंबर्स दैट ही हैज़ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल बिफोर ही कैन रेस्ट, ठीक है। ये तो आपको याद था, आपको समझ में आ रहा था, आपने इस पोएम को पढ़ा है बहुत ध्यान से, इसी चैनल के ऊपर आपने समझा है इस पोएम को, लेकिन कहीं ना कहीं आपने स्किप कर दिया, नहीं समझा इसको, ठीक है। आपने भी औरों की तरह, बहुत सारे होते हैं ऐसे जो अपने को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या ओवर स्मार्ट समझ जाते हैं कई बार कि अरे कर लेंगे अपने आप, है ना, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, पेपर के अंदर आ गई लाइंस। अब क्या करें, कोई बात नहीं, अपन तो सभी के साथ ही हैं, सभी को साथ में लेके चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखने लगेंगे ना तो अपना सेल्फ डालेंगे इसके अंदर भी। क्या डालेंगे कि ये जो लाइंस हैं इन लाइंस को पढ़ो, वुड्स की बात हुई, वुड्स भी लवली हैं, डार्क यानी इवनिंग का टाइम हो रहा है,
और गहरे हैं जंगल, डीप। यहाँ कुछ प्रॉमिस की बात हो रही है कि भाई प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझे इस चीज़ का कि मुझे सोने से पहले काफ़ी दूर तक जाना है, सोने से पहले काफ़ी दूर तक जाना है ना। नहीं, सोने से पहले काफ़ी दूर तक जाना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ज़रूरी काम जिसे पूरा करना है सोने से पहले। मान लो आपको समझ में ही नहीं आया लाइन्स को, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ आपको, पर सिंपल सी लैंग्वेज है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सोने से पहले कुछ काम करके आना है, काफ़ी दूर तक जाना है, सोने से पहले कुछ काफ़ी दूर तक जाना है, कुछ प्रॉमिस है जो मैंने निभाने हैं। कोई जंगल की बात हो रही है जो बहुत प्यारा सा है, गहरा सा है और अंधेरा है वहाँ पे, तो बस वही बात तो लिखनी है इसके अंदर कि इन दिस पोएम द पोइट स्टॉप्स बाय अ फॉरेस्ट। आप क्या लिखेंगे? बाय अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसा है? बाय अ फॉरेस्ट, लवली, डार्क एंड डीप, इसके अंदर से उठा लो वर्ड्स, ठीक है। एंड पोइट हैव प्रोमिस, पोइट हैव प्रोमिस, माइल्स टू गो बिफोर स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लो, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा इस पोएम को, लेकिन आपने कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। आगे पोइटिक डिवाइस को करेंगे हम डिस्कस, लेकिन एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं एक बार। हमें आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यही चीज़ें आपने लिखनी है। मान लो दूसरा वाली सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि मान लो नहीं हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो अपन को क्या करना है? अपने को इन्हीं लाइन्स को थोड़ा सा इजी करके लिख देना है। यानी पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की तो बात हो रही है, जंगल की बात हो रही है, यानी नेचर के बारे में बात हो रहा है। देखो जंगल को लवली, डार्क और डीप बताया है, तो पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड हाउ इट मेक्स हिम वांट टू पॉज। क्योंकि क्या कह रहे हैं? बट आई हैव प्रोमिसेस टू, क्या चीज़? कि मुझे जाना है सोने से पहले काफ़ी दूर तक। इसका मतलब क्या है कि ब्यूटी है और ब्यूटी ने उसको कहीं ना कहीं रोक रखा है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे कंटिन्यू करनी है अपनी जर्नी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। तो इस तरह से आप इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ये चीज़ परेशान करती है अपने को, पोइटिक डिवाइसेस ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि इसके अंदर क्या आया है। ये लाइन्स तो बहुत सिंपल हैं, इनको तो आप कर देंगे देखते ही, है ना, लेकिन कुछ टफ आ गया तब आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले इन लाइन्स को उठा लेते हैं। देखिए, इमेजरी आपने लिखनी ही लिखनी है क्योंकि पोइट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे विजुअल पिक्चर वुड्स की, कि वुड्स लवली हैं, डार्क हैं, डीप है। ज़्यादातर पोइट करते हैं ऐसा काम, है ना, ज़्यादातर पोइट करते हैं। पोइट जो है इमेजिनेशन तो भाई पोइट ने अपने अंदर, अपने करेक्टर के अंदर रखी है, जभी तो वो पोइट्री को क्रिएट कर पाए हैं। हाँ, तो इमेजरी तो लाइन्स के अंदर आपको दिखेंगी ही दिखेंगी कहीं ना कहीं। तो पोइट की जब भी आप कहीं डिटेल देखने लगेंगे तो इमेजरी का जिक्र ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ आपने देख लिया कि भाई रीडर जो है वो देख सक रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जो लाइंस पोइट ने लिखी हैं उनको अच्छे तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, यानी इमेजरी यहाँ क्रिएट हुई है। अलिट्रेशन है, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड का। डार्क में डी आ गया, डीप में डी आ गया। ये आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने, बहुत अच्छे तरीके से। फिर देखो बिफोर आई स्लीप, पूरी की पूरी लाइन ही रिपीट हो रही है तो रिपीटेशन आ गया। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रिपीटेशन आ गया। कॉन्ट्रास्ट आया, क्या? अट्रैक्शन के बीच में और ड्यूटी के बीच में, यानी जंगल ब्यूटी जो है वो रोक रही है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो जाने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ मेटाफर आया है स्लीप। ये जो स्लीप है ये नींद है, और इस नींद को किस चीज़ के लिए यूज़ करा है? डेथ के लिए यूज़ करा है, तो एज अ मेटाफर है। अब इसको पहचानने में थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, थोड़ी मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और आप तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हो सारे के सारे। तो मेटाफर है यहाँ पे, स्लीप जो है वो डेथ के लिए यूज़ हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, आप नहीं पहचान पाए मेटाफर को, फिर भी आपने 1 2 3 4 पोइटिक डिवाइसेस लिख ली, कम थोड़ी है। आगे बढ़े, देखिए एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किस तरीके से बताया वो आप देख लीजिए, लिखा हुआ आपके सामने प्रेजेंट है। अब कैसे कि पोइट ने यहाँ डिस्क्राइब करा है वुड्स को लवली, डार्क एंड डीप। बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वो की वो लैंग्वेज उठाइए जो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, ठीक है। शोइंग हाउ पीसफुल एंड टेम्पटिंग दे आर, वाई? बिकॉज पोइट हैव प्रोमिसेस टू कीप, कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लाइन आपको बता ही रही है बार बार, रिपीटेड लाइन जो है वो ये बता रही हैं कि उन्हें बहुत दूर तक अभी कहीं जाना है रेस्ट करने से पहले, ठीक है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह आप एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। अब अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन से, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट है ये पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? क्रिटिकल कमेंट। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? एक्चुअली
ये जो लाइंस है ना, इसके अंदर जो थीम है वो आप, वैसे जो भी लाइंस वहाँ लिखी होती है थीम और मैसेज ही आपने क्रिटिकल कमेंट में डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ करिए आप। क्या करेंगे कि दीज लाइंस रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर, कि इच्छा तो है, ब्यूटीफुल नज़ारे जो हैं उनको एंजॉय करने का, बट ड्यूटी भी है जो हमें निभानी है। तो यहाँ थीम है ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर का। ब्यूटी एंड पीस में अट्रैक्ट अस, बट वी मस्ट कीप मूविंग एंड फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये अपन बता सकते हैं खुद ही, ये हम अपने ओपिनियन लिख सकते हैं। रिपीटेशन आपको समझ में नहीं आया ना, तो भी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। द रिपीटेशन एट द एंड गिव्स अ मेडिटेटिव रिदमेटिक इफेक्ट एंड ऑल्सो एम्फेसाइजेज द सीरियसनेस ऑफ द मैसेज। क्रिटिकल कमेंट के अंदर आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखना है, तो हमेशा एक मैसेज के साथ एंड करिए। किस तरह से? क्रिटिकल कमेंट में एक मैसेज इस तरह से लिखिए कि द लाइन्स सजेस्ट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ ड्यूटीज़। यहाँ पे है ना, क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना है सोने से पहले, हमारी डेथ हो जाने से पहले ज़िंदगी में बहुत काम करने हैं, इसका मतलब ये है। तो द लाइन सजेस्ट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ ड्यूटीज़ एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इवन व्हेन वी आर टेम्प्टेड टू स्टॉप। ठीक है, तो ये एक मैसेज के साथ में आपने लाइन को ख़त्म किया, तो यहाँ पे क्रिटिकल कमेंट हो गया हमारा। तो इस तरीके से अपन रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया ना तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत का एक लाइक तो बनता है, लाइक का कोई पैसा नहीं है, लाइक कर दीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, ऑल पर सेट करना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।